हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हम डेफिनेशन, कॉजेस, क्लासिफिकेशन, सिम्टम, साइन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। ये बेसिकली होता क्या है, इसमें फूड कंटेंट है आगे नहीं जा पाता है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। नॉर्मली फूड इसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाता है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में फूड वही का वही रह जाता है, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। तो इसका डेफिनेशन आता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ बोथ स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। एक कंजेनिटल हो सकता है और दूसरा एक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनिटल मतलब बाय बर्थ डिफेक्ट हो जाता है। इसमें भी दो प्रकार आते हैं, इंटेस्टाइनल एट्रेसिया और कंजेनिटल मेगाकोलर। तो सबसे पहले इंटेस्टाइनल एट्रेसिया, इसका मतलब होता है कि इंटेस्टाइन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है, उसके कारण फूड आगे की तरफ नहीं बढ़ता है। दूसरा है कंजेनिटल मेगाकोलन, इसमें इंटेस्टाइन पूरी तरह से डेवलप तो होता है पर नर्व सप्लाई उसको प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होता है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। दूसरा है एक्वायर्ड, जो कि बर्थ के बाद में हो जाता है। इसमें दो टाइप आते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू ब्लड सप्लाई। सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइन का जो लुमेन होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि इंट्राल्यूमिनल मतलब लुमेन के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, और इंटेस्टाइन का जो लुमेन होता है उसके बाहर प्रॉब्लम आता है तो उसको एक्स्ट्राल्यूमिनल कहते हैं। लुमेन के वॉल की दीवार के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको इंट्राम्यूरल कहते हैं। तो इसको डिटेल में देखते हैं। इंट्राल्यूमिनल का कारण हो सकता है कि कोई गाल ब्लैडर का स्टोन है, वो ट्रैवल करते करते इंटेस्टाइन में आ गया है और फंस गया है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ। और दूसरा है राउंड वर्म, अगर पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और तीसरा है फीकल मैटर, जैसे स्टूल या फीकल मैटर हार्ड होकर अटक गया है, उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो कोई बेड रिडन पेशेंट है तो मोशन अटका हुआ है तो उसकी वजह से भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। दूसरा आता है एक्स्ट्राल्यूमिनल, इसमें भी अलग अलग प्रकार के टाइप है, जैसे एडेजन है, वोलुलस, इंटुसिसेप्शन एंड हेर्निया। सबसे पहले एडेजन देख लेते हैं। एडेजन में क्या होता है कि कोई अगर सर्जरी हो गई हो तो उसकी वजह से दोनों इंटेस्टाइन के वॉल जो है चिपक जाते हैं, एक दूसरे को अटैच हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है वॉल्वुलस, इसका मतलब होता है कि इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो गया है। तीसरा है इंटुसिसेप्शन, मतलब इंटेस्टाइन का जो एक भाग दूसरे के अंदर घुस गया है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है हर्निया, इसमें क्या होता है, हर्निया का बढ़ जाने से कॉम्प्रेशन बढ़ जाता है इंटेस्टाइन के ऊपर और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो नेक्स्ट है इंट्राम्यूरल, इसका मतलब ल्यूमेन के वॉल के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि कोई मैलिग्नेंट है, ट्यूमर बन गया है उसके अंदर, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। टीबी की वजह से हो सकता है, स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है, जैसे चिपक जाने की वजह से, उसकी भी होने की वजह से इंट्राम्यूरल कॉज हो सकता है। दूसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ब्लड सप्लाई, इसमें सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन आता है, स्ट्रैंगुलेशन। सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन में ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो जाता है पर ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, ये 90% केसेस में रहता है। स्ट्रैंगुलेशन मतलब क्या, ब्लड वेसल ट्विस्ट हो जाती है और ब्लड सप्लाई रुक जाता है, ये 10% केसेस में मिल जाता है और इसको अर्जेंट सर्जरी लग जाती है। अभी सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में आता है कि अब्डोमिनल पेन, जैसे क्रैम्प्स आ जाता है, मरोड़ आ जाता है, वो 5 से 10 मिनट में रिलीव भी हो जाता है। अगर सेंट्रल में पेन है तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से हो जाता है। अगर पेरीफेरी में पेन है तो लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो जाता है। दूसरा सिम्टम है अब्डोमिनल डिस्टेंशन, अगर अब्डोमिनल डिस्टेंशन एपिगैस्ट्रिक हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में है, अम्बिलिकस रीजन में है, तो मे बी स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से होता है। अगर पेरीफेरी में अब्डोमिनल डिस्टेंशन दिखाई दे रहा है तो उसका लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट है वोमिटिंग और नोजिया। वोमिटिंग और नोजिया स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिपेशन हो सकता है। बात की जाए साइन की तो इसमें डिहाइड्रेशन होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है फ्लूइड लिक्विड ऑब्जर्व कर लेता है और बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करता है, पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो सब रुक जाता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। ज़्यादा डिहाइड्रेशन होकर पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है। दूसरा है रिबाउंड टेंडरनेस, उसको ब्लूमबर्ग साइन भी कहते हैं, मतलब पेट पे अगर प्रेशर से दबाएंगे तो जैसे हाथ रिलीज करेंगे तो पेशेंट को पेन फील होता है। नेक्स्ट है टैकीकार्डिया साइन हो सकता है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ पेरिस्टाल्सिस साउंड हो सकता है, मतलब पेट पे अगर स्टेतो लगाकर सुनेंगे तो गुड़ गुड़ आवाज़ सुनाई देता है, पर इसमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है गार्डनिंग ये साइन तब मिलता है जब पेशेंट को इच्छेमिया होगा, ब्लूइश कलरेशन होगा, पेट का परफोरेशन होगा, तब होता है, तो ये इमरजेंसी कंडीशन में आता है। अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले CBC WBC देखेंगे इन्फेक्शन चेक करने के लिए।
सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हुआ है। यूएसजी एब्डोमेन करेंगे वो देखने के लिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है। एक्सरे एब्डोमेन करेंगे सुपाइन और स्टैंडिंग में, इसमें फॉरेन बॉडी कोई फंसा हुआ है तो वो देखेंगे। सीटी एब्डोमेन प्लेन प्लस कॉन्ट्रास्ट मोर डिटेल जानने के लिए कर सकते हैं। और 2 इनेमा टेस्ट आते हैं, मतलब 2 बार इनेमा देते हैं। पहली बार में पेशेंट का स्टूल पास हो जाता है, पर दूसरी बार में इनेमा देने के बाद फीसेस नहीं आता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फूड नीचे की तरफ ट्रैवल नहीं कर पाता है। अब ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले पेशेंट को एनबीएम रखेंगे, नील बाय माउथ, क्योंकि इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होता है। कोई भी पेशेंट खाना खाएगा तो स्टमक में ही रह जाएगा और एब्डोमिनल डिस्टेंशन बढ़ता जाएगा। दूसरा है आर्टरी ट्यूब डालेंगे, ये डिकम्प्रेशन की तरह इस्तेमाल करेंगे। जो भी मैटर स्टक हुआ है उसको ट्यूब से निकालने की कोशिश करेंगे, और पेट में जो एसिड बनता है वो भी बाहर निकलने में आसान हो जाएगा, क्योंकि जब एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट को इरिटेशन हो जाता है। नेक्स्ट है पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे। वोमिटिंग की वजह से पेशेंट डिहाइड्रेटेड हुआ होता है, बीपी ड्रॉप हुआ है तो बीपी नॉर्मल करेंगे। एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक जो ग्राम नेगेटिव और एनारोबिक बैक्टीरिया कवर करेंगे वो चालू करेंगे। फीवर है तो एंटीपायरेटिक देंगे। एनाल्जेसिक पेन रिलीव करने के लिए देंगे। अब सर्जरी का रोल देखते हैं। अगर 72 आवर्स में पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं मिला तो सर्जन के ओपिनियन के द्वारा सर्जरी का प्लान कर सकते हैं। और सर्जरी कब कर सकते हैं? जब पेशेंट को कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ बाउल्स है, मैलिग्नेंट ट्यूमर कोई फंसा हुआ है, तब परफोरेशन है, स्ट्रैंगुलेशन है या गैंग्रीन है। और सर्जरी की बात की जाए तो लैप्रोस्कोपिक भी हो सकती है, जैसे इलियोस्टोमी, कोलोस्टोमी हो सकती है। बात की जाए कॉम्प्लिकेशन की तो बाउल इस्चेमिया हो सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंस से वेन पे प्रेशर आ जाता है, कॉम्प्रेशन हो जाती है वेन, तो प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो जाता है, ब्लड सप्लाई रुक जाता है, तो बाउल इस्चेमिया हो सकता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन हो सकता है वहाँ के रीजन का। नेक्स्ट है परफोरेशन हो सकता है। परफोरेशन की वजह से पेशेंट सेप्सिस में भी जा सकता है। तो ये थी दोस्तों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, डॉक्टर साकरे व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ जाती है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।